नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं भूपेंद्र द्विवेदी। आइए जान लेते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। मंत्रिमंडल विस्तार में रीवा की उपेक्षा से किया जा रहा है विरोध। व्यापारी संघ द्वारा काली पट्टी बांधकर मनाया गया काला दिवस। 15 अगस्त का झंडा नहीं फहरा पाएंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। रीवा जिले के विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किए जाने से नाराज श्री तिवारी ने जताया आक्रोश। शिक्षा को बढ़ावा देने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान की होगी शुरुआत। और नगर निगम व सिंचाई विभाग के अधिकारियों की कलेक्टर ने ली समीक्षा बैठक। कहा, पानी की पाइपलाइन को सुरक्षित रखते हुए कराए जाएं निर्माण कार्य। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार में विंध्य की उपेक्षा से व्यापारी संघ आक्रोशित। किया गया विरोध प्रदर्शन। रीवा जिले को मंत्री पद से अछूता रखा गया है, जिसके विरोध में रीवा का आम जनमानस, व्यापारी, किसान, मजदूर अत्यंत दुखी एवं आक्रोशित है। आपको बता दें कि गत गुरुवार को प्रदेश सरकार यानी कि शिवराज सरकार में दूसरी बार मंत्रिमंडल का गठन किया गया, जिसमें 20 कैबिनेट एवं 8 राज्य मंत्री बनाए गए, यानी कि 20 मंत्रियों ने प्रदेश मंत्रिमंडल की शपथ ली। इस मंत्रिमंडल गठन में रीवा व विंध्य को अछूता रखा गया, जिसके विरोध में शुक्रवार को तमाम रीवा के लोगों का विरोध शुरू हो गया है। एक तरफ जहां लोग सोशल मीडिया के माध्यम से इस बात की निंदा कर रहे हैं, वहीं व्यापारी संघ द्वारा रीवा नगर के साईं मंदिर में पहुंचकर रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल को मंत्री नहीं बनाए जाने पर विरोध प्रदर्शन करते हुए लोगों ने काली पट्टी बांधी और काला मास्क पहनकर विरोध दर्ज किया। इस दौरान व्यापारी संघ अध्यक्ष नरेश काली ने इस बात को अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बताया और साईं मंदिर पहुंचकर भगवान साईनाथ से प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह समेत भाजपा संगठन को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की और काला दिवस मनाया गया। इस दौरान चंदीराम केसवानी, अशोक राजऋषि, कमलेश सचदेवा, धनंजय सोनी, दीपक मदान, नरेश गुप्ता, पप्पू मंजानी, धर्मपाल गंगवानी, सुधांशु पाठक, संदीप गुप्ता, रवि ठारवानी, मनीष गहोई समेत सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। रीवा जिले के लिए दुर्भाग्य का विषय है। हम तो ये कहें, कल का दिन हमारे लिए काला दिन था विंध्य में। और देखा जाए तो जिले रीवा में आठों सीटें आना, उसके बाद 15 साल से विकास होना रीवा के लिए एक दुर्भाग्य है। मतलब हम लोगों के लिए दुर्भाग्य है कि उसको रुक जाना, मंत्री पद न मिलना। और दूसरी चीज़, जो हमारे भैया व्यापारियों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए हरदम आगे रहते थे, और कांग्रेस के 20-22 विधायक आने के बाद हम लोग विंध्य को कमज़ोर किया गया है। वो हम लोगों को आज उपेक्षा हुई है। और दूसरी चीज़, 22 विधायक जो आए हैं, अभी वो विधायक भी नहीं जीत पाए हैं। उनको रख के मंत्रिमंडल में हमारे आदरणीय भैया जी को न चुन के, ये विंध्य के साथ गलत हुआ है। इसका हम विरोध करते हैं और संगठन को सचेत करते हैं। जो व्यापारी संगठन भाजपा से जुड़ा था वो धीरे धीरे अलग हो जाएगा। विंध्य में जो भाजपा का वर्चस्व था वो खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। अगर ऐसे ही हम लोगों की विंध्य में भाजपा ने अपेक्षा की, हमारे आदरणीय भैया की अपेक्षा की, तो व्यापारी कभी भी भाजपा का नहीं रहेगा। सबसे ज़्यादा 24 सीटें इसी सीट पाई गई, क्षेत्र से पाई गई हैं। पर दुर्भाग्य है, कहाँ से कैसा भैया का नाम चलने का, क्या किसने साजिश रची, ऐसा हमको खुद समझ नहीं आ रहा। हम लोग इसका भरपूर विरोध करते हैं और तत्काल से तत्काल एक जो सीट बची है शामिल किया जाए, भैया को आदर से सम्मान दिया जाए। इसका हम लोग सभी व्यापारीगण चाहते हैं। विंध्य क्षेत्र राम खिलाटे अनूपपुर से हैं। अपने विंध्य क्षेत्र जिले का रीवा क्षेत्र एक अच्छा क्षेत्र है। यहाँ मंत्री देता है, मुख्यमंत्री देता है ये क्षेत्र, पर उसका ये दुर्भाग्य की बात है कि मंत्री पद न मिलना। 15 अगस्त का झंडा नहीं फहरा पाएगी शिवराज सरकार, यह कहा है पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने। मध्य प्रदेश में गत दिवस हुए मंत्रिमंडल के विस्तार में रीवा जिले को स्थान नहीं दिए जाने के बाद श्री तिवारी ने आक्रोश जताते हुए कहा कि जिस जिले ने भाजपा को 8 विधायक और सांसद दिए, उसी जिले की इस तरह से उपेक्षा करना भाजपा व शिवराज सरकार के लिए घातक सिद्ध होगा और 15 अगस्त का झंडा शिवराज सरकार नहीं फहरा पाएगी। मंत्रिमंडल विस्तार में रीवा सीधी सिंगरौली की जनता के जनादेश का अपमान और उपेक्षा की गई है। इसके भी पूर्व विधायक श्री लक्ष्मण तिवारी द्वारा घोर निंदा की गई है। ये रीवा की जनता की तरफ से मेरा संदेश है कि बहुत बड़ा ये है, और नहीं तो वो विधायक दो हाथ करने सरकार से तैयार हो जाएं। और अगर मंत्री के ख्वाब में थे तो ये जनता बताएगी। और नहीं, आने वाले दिनों में एक बात मैं मूल और कहना चाहता हूँ, ये शिवराज जी आपकी सरकार 15 अगस्त का झंडा नहीं फहराएगी, ऐसा मेरे अंतरात्मा से मेरी आवाज़ आ रही है। क्योंकि जिस तरह से उपचुनाव को लेकर मध्य प्रदेश का खजाना, पूरे मध्य प्रदेश का खजाना एक जगह करके और चंबल में ले जा रहे हैं,
मेरी चंबल में भी मुझे लोग हैं, मेरे लोग हैं, मगर जो पूरा चंबल में ले जा रहे हैं, ग्वालियर के 16 सीटों पर ले जा रहे हैं, ये प्रदेश के साथ गद्दारी है, प्रदेश के रेवेन्यू की चोरी है। और निश्चित रूप से ये अनेक तरह का जो ये क्रियाकलाप किया है और तमाम मंत्री बनाकर और यहाँ के लोगों को तमाम तरह से छला है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। और थोड़ा सा भी अगर स्वाभिमान है तो फिर से इसका पुनरीक्षण करके यहाँ के चाहे राजेंद्र शुक्ल जी को बनाएं, चाहे गिरीश गौतम को बनाएं। अगर लोगों की चर्चा है कि ये दोनों लड़ रहे थे इसलिए नहीं बनाया, नहीं लड़ रहा तो पंचूलाल जी को बना देते। बाकी काम के लिए आप SC बताते हैं, इस काम के लिए पंचूलाल को बना देते। इसके अलावा पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने कहा कि 6 दशकों के इतिहास में पहली बार शिवराज सरकार ने यहाँ की जनता के जनादेश की उपेक्षा की है, जिसका परिणाम निश्चित तौर पर भुगतना पड़ेगा। सन 1967 से 2018 तक विंध्य क्षेत्र राजनीति का केंद्र बिंदु रहा है, जिसमें स्वर्गीय गोविंद नारायण सिंह, यमुना प्रसाद शास्त्री, कुमार अर्जुन सिंह, श्रीनिवास तिवारी राजनीति के आधार स्तंभ रहे हैं। स्वर्गलोक में बैठे भाजपा के जनक देख रहे होंगे तो वो भी इस व्यवस्था से हैरान होंगे। साथ ही आडवाणी जी जैसे नेता कराह रहे हैं। कार्यकर्ताओं को पाठ पढ़ाने वाली भाजपा नेता व संघ की विचारधारा का असली चेहरा अब सामने आ चुका है, क्योंकि इस मंत्रिमंडल में गठन में 14 ऐसे विधायकों को मंत्री बनाया गया है जो निर्वाचित नहीं है, जबकि 30 में से 24 सीट देने वाला विंध्य क्षेत्र उपेक्षा का शिकार हुआ है। वहीं ग्वालियर में 22 सीटों में 14 को मंत्री बनाकर भाजपा ने यह साबित कर दिया है कि अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी व दीनदयाल उपाध्याय की भाजपा नहीं बची है। जिस भारतीय जनता पार्टी को विंध्य के लोगों ने सर पर चढ़ाकर और बैठाकर और 30 में से 24 विधानसभाएं और यहाँ तक कि लाखों लाख वोट के अंतर से जिताकर जिन लोगों को मध्य प्रदेश की विधानसभा पर भेजा, निश्चित रूप से आज वो ठगी महसूस कर रहे हैं, अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हम लोगों ने क्या कर दिया। आज जो ये मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ, इस विस्तार में से 14 ऐसे विधायक जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि है ही नहीं है, और वो पहली बार इतिहास में काला अध्याय लिख दिया कि अब वो मंत्री हैं, और जो सैकड़ों की तादाद पर उसी पार्टी के 4-4, 5-5, 3-3, 2-2 बार जनता ने चुनकर उनको मध्य प्रदेश की विधानसभा पर भेजा, वो आज अपने आप को वहाँ जाकर दंडवत हैं। मैं धन्य है उनके इस क्रियाकलाप को देखकर। मैं इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ रीवा की जनता की ओर से कि अगर ये विधायक 8 में से मूक दर्शक बने हैं, जनता के हितों में नहीं बोल रहे हैं, अपने पार्टी में उच्च स्तरीय बात नहीं कर रहे हैं, तो अगली बार इनको सबक सिखाने के लिए जनता खुद तैयार रहेगी। और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, ये जो भारतीय जनता पार्टी की एकलव्य बात करते थे, आज वो बेचारे स्वर्ग से झांक रहे होंगे कि हे भाजपा, हमने इसलिए भाजपा गढ़ा था कि भाजपा में ऐसे नगीने पहुंच जाएंगे जिनका या तो चरित्र दोहरा है या तो उनके इतिहास में गद्दारी का नाम लिखा होगा। मैं नाम नहीं ले रहा हूं किसी का, सब समझती है जनता। या फिर वो भारतीय जनता पार्टी जो पाठ पढ़ाती है उन लोगों को, कार्यकर्ताओं को, जिनको पाठ पढ़ाती है, वो कार्यकर्ताओं को ये पाठ पढ़ा रही है कि तुम मेहनत करो, काम करो, हम गद्दारी करने में चरम सीमा पर रहेंगे। इस दौरान श्री तिवारी ने एक बार फिर विंध्य प्रदेश की मांग को दोहराते हुए कहा कि अगर विंध्य प्रदेश नहीं बना तो विंध्य की उपेक्षा ऐसे ही होती रहेगी। जिस तरह से मंत्रिमंडल का गठन किया गया है वह पूरी तरह से लोकतंत्र का चीरहरण है। इसे काले अध्याय के रूप में लिखा जाएगा। मैं इंडिपेंडेंट और असली बात के लिए जो जानती है मुझे जनता, मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं लोगों के लगातार कि आप क्या कर रहे हैं। मैं एक संदेश देना चाहता हूं आपके माध्यम से रीवा संभाग विंध्य के लोगों को कि अगर आपको विंध्य प्रदेश नहीं बनाया, अगर आपने संघर्ष विंध्य प्रदेश के लिए नहीं किया, तो आप इसी तरह से अपमानित होते रहेंगे, इसी तरह से आप लुटते रहेंगे और आपका कल्याण नहीं होने वाला है। मैं विधायक दल का नेता रहा हूं, मैं उस भाजपा में रहा हूं और मैं लगता था मुझे कि अपमान का घूंट पीना न पड़े, इसलिए मैं तो पृथक हुआ। पर उन 8 विधायकों से मैं सवाल पूछ रहा हूं, यहाँ के विधायकों को जो मंत्री के पद के लाइन में थे अथवा नहीं थे, कि आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप कौन सा अनुशासन में हैं? आपकी पार्टी शीर्ष अनुशासन को तोड़कर जो पूरा देश देख रहा है, लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है। अरे उस समय द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो बड़े बड़े जो बैठे रहे, आज उनका इतिहास भी लिखा गया।
आज ये लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है, काला अध्याय लिख दिया गया। शिक्षा को बढ़ावा देने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान की होगी शुरुआत। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के चलते पूरी तरह से शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित हैं। छात्रों को विद्यालयीन एहसास कराने की दिशा में हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया जा रहा है, जिसके माध्यम से कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के छात्रों को इस मुहिम से जोड़ा जाएगा। मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरंभ किए जाने वाले विशेष अभियान हमारा घर हमारा विद्यालय मुहिम को लेकर डीपीसी सुदामालाल गुप्ता से बात की गई तो उन्होंने बताया कि यह अभियान 1 से 8 तक के छात्रों के लिए चलाया जाएगा, जिसमें 1 जुलाई से 4 जुलाई तक छात्रों को पुस्तकें वितरित की जाएंगी। तत्पश्चात मोबाइल, रेडियो, टीवी समेत अन्य पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से पढ़ाई कराई जाएगी। इसके माध्यम से छात्र घरों में एक स्थान पर बैठकर प्रतिदिन 10 से 1 बजे तक पढ़ाई कर सकेंगे। इसके लिए बाकायदा साप्ताहिक टाइम टेबल तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से सोमवार से शुक्रवार तक बाकायदा शिक्षकवार, सालावार एवं संकुलवार मॉनिटरिंग की जाएगी। 1 सप्ताह की इन गतिविधियों में शनिवार को मस्ती की पाठशाला भी आयोजित की जाएगी। इस अभियान के लिए डीपीसी द्वारा शिक्षकों को आदेश जारी कर छात्रों को शिक्षकीय गतिविधियों से जोड़ने की दिशा में निर्देश जारी किए गए हैं। ये अभियान आप शुरू करने वाले हैं, कैसे इस व्यवस्था को शुरू करेंगे, क्या व्यवस्थाएं रहेंगी इसके लिए? हमारा घर हमारा विद्यालय शासन की मंशा है कि बच्चों में लर्निंग लॉस न हो और उन बच्चों के पास जहाँ पे मोबाइल या टेलीविज़न की भी सुविधा नहीं हो, तो बच्चे मोहल्ले में सार्वजनिक स्थलों में इकट्ठा हों और वहाँ पर 10 बजे से 1 बजे तक शाला के माहौल में पढ़ाई का काम संचालित हो। और शासन उसके लिए साप्ताहिक टाइम टेबल भेजेगी और इसलिए उसमें शासन की मंशा है कि प्रत्येक सेंटर को जहाँ पे इस तरह से बच्चे इकट्ठे हों और पढ़ें, तो टीचर साप्ताहिक रूप से उसका भ्रमण करके बच्चों की शिक्षण में आ रही कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करें। तो रीवा जिले में मेरी मंशा ये है कि शिक्षक को एक स्पेसिफाइड क्षेत्र बता दिया जाए, वो तय कर लें कि हम यहाँ पे हमारे बच्चे हैं इस पॉकेट में और वहाँ पर जा वो बच्चे पढ़ेंगे, उसकी व्यवस्था कर लें, दुरुस्त कर लें कि वहाँ बैठने की व्यवस्था हो जाए। अभिभावक को मोटिवेट करें कि वो बच्चों को पढ़ाएं और बच्चों के क्या कहते हैं, चूँकि वो अभिभावक जो है रहते हैं, सर टीचर हर समय नहीं रहेगा, तो इसलिए जो है ये निवेदन है कि बच्चे की लर्निंग लॉस को कम करने के लिए जो साप्ताहिक टाइम टेबल शिक्षक सप्ताह में एक बार चेक करें। तो इस जिले में व्यवस्था बनाई जाने का प्रयास किया जा रहा है कि शिक्षक एक पॉइंट पर कम से कम एक दिन में पहुंचे और उनसे बात करे, और ये होगा सोमवार से शुक्रवार तक, और शनिवार को मस्ती की पाठशाला होगी, पुस्तक वितरण हो भी चले। इस तरह से ये शासन की मंशा है। ये योजना जिले भर में है कि पूरे प्रदेश में है, पूरे प्रदेश में। बेसिक उद्देश्य बच्चे ये है कि एक कक्षा 1 से 8 तक के हैं, बच्चों में लर्निंग लॉस न हो, वो जो सीखे वो भूल न जाएं। नगर निगम व पीएचई विभाग के अधिकारियों की रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने बैठक ली और नगर निगम सीमा क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा की और साफ तौर पर कहा कि पानी की पाइपलाइन को सुरक्षित रखते हुए निर्माण कार्य कराए जाएं। कलेक्ट्रेट के बाणसागर सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर इलैयाराजा टी ने रीवा नगर निगम क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि शहर में विभिन्न विभागों तथा निर्माण एजेंसियों द्वारा कई निर्माण कार्य एक साथ किए जा रहे हैं, जिसमें सीवर लाइन निर्माण कार्य, सीसी रोड निर्माण, नाली निर्माण तथा फ्लाईओवर निर्माण कार्य शामिल हैं। विभिन्न विभाग द्वारा निर्माण एजेंसियां आपसी समन्वय तथा सहयोग से निर्माण कार्य कराएं, जिससे विवाद की स्थिति पैदा न हो। समस्त निर्माण कार्यों की निगरानी नगर निगम के अधिकारी करें। निर्माण कार्यों के लिए खुदाई करते समय पेयजल की पाइपलाइन को किसी तरह की हानि न पहुंचाई जाए। पाइपलाइन को सुरक्षित रखते हुए शहर में निर्माण कार्य कराए जाएं। यदि एक दिन भी पानी की आपूर्ति प्रभावित हुई तो आम जनता को बहुत कठिनाई होती है। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि लोक निर्माण विभाग अथवा अन्य निर्माण एजेंसियों के ठेकेदार निर्माण कार्यों के लिए खुदाई करने से पूर्व नगर निगम की जल प्रदाय शाखा से संपर्क करें। नगर निगम के जल आपूर्ति करने वाले अधिकारियों की उपस्थिति तथा निगरानी में ही खुदाई करें, जिससे पाइपलाइन को किसी तरह की क्षति न पहुँचे। नगर निगम के अधिकारी भी तत्परता से इस कार्य को कराएं। पूरी सावधानियों के बावजूद यदि पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो जाती है तो संबंधित ठेकेदार तत्काल उसका सुधार कराए।
नगर निगम के अधिकारी इसकी निगरानी करें। सीवर लाइन निर्माण, सीसी रोड निर्माण, नाली निर्माण तथा गैस पाइपलाइन निर्माण के लिए संबंधित एजेंसियां नगर निगम के अधिकारियों की निगरानी में पानी की पाइपलाइन की शिफ्टिंग का कार्य कराया जाए। इसके लिए क्षेत्रवार तथा कार्यवार कार्य योजना तैयार कर लें। पाइपलाइन शिफ्टिंग के लिए जलापूर्ति बाधित होने पर टैंकरों से पानी की आपूर्ति कराई जाए। बैठक के दौरान कलेक्टर ने रेलवे ओवरब्रिज तथा समान तिराहे पर बनाए जा रहे फ्लाईओवर की धीमी प्रगति पर नाराजगी भी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि समान तिराहे में फ्लाईओवर का निर्माण तय समय सीमा में पूरा कराया जाए तथा सड़क निर्माण कर रही एजेंसी रिलायंस पेट्रोल पंप से रतहरा तक की सड़क में आवश्यक सुधार कराए। रतहरा से सीवर लाइन निर्माण का कार्य 1 सप्ताह में पूरा कराया जाए। गैस पाइपलाइन से संबंधित निर्माण कार्य में भी तेजी लाई जाए। सभी निर्माण कार्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सभी विभाग तथा निर्माण एजेंसियां आपसी तालमेल से कार्य कराएं। सभी का सतत संपर्क और संवाद बना रहे। कलेक्टर ने निर्माण एजेंसियों को निर्माण स्थल पर सभी आवश्यक सूचना बोर्ड तथा संकेतक लगाने के भी निर्देश दिए हैं। बैठक में आयुक्त नगर निगम मृणाल मीना ने सीसी रोड निर्माण तथा फ्लाईओवर निर्माण के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। बैठक में निर्माण कार्यों की प्रगति की प्रतिदिन जानकारी देने, मेन रोड में डिवाइडर की ऊंचाई बढ़ाने तथा खतरनाक कट्स को बंद करने का भी निर्णय लिया गया है। बैठक के दौरान कार्यपालन यंत्री एमपीआरडीसी वसीम खान, नगर निगम के अधीक्षण यंत्री शैलेंद्र शुक्ला, कार्यपालन यंत्री एसके चतुर्वेदी, लोक निर्माण विभाग के अधिकारी तथा निर्माण एजेंसियों के प्रतिनिधि एवं ठेकेदार उपस्थित रहे। ट्रेड यूनियनों के संयुक्त तत्वावधान में मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया ज्ञापन सौंपने आए यूनियन द्वारा संकट की इस घड़ी में श्रमिकों व कर्मचारियों की मांगों के निराकरण की मांग की गई। ज्ञापन सौंपने पहुंचे सीटू अध्यक्ष गिरिजेश सिंह सेंगर ने कहा कि मुख्यमंत्री के नाम रीवा संभागायुक्त राजेश जैन को ज्ञापन सौंपा गया है। सौंपे गए ज्ञापन में श्रमिक विरोधी संशोधन वापस किए जाने, प्रवासी श्रमिकों को रोजगार दिए जाने सहित अन्य व्यवस्थाएं बनाई जाने की मांग की गई है। इसी तरह के विभिन्न मुद्दों पर प्रदेश के मुखिया का ध्यान आकृष्ट कराया गया है। ज्ञापन के माध्यम से की गई मांगों के संबंध में सीटू अध्यक्ष गिरिजेश सिंह सेंगर से बात की गई तो इन्होंने इसके संबंध में विस्तार से जानकारी दी। इसके अलावा जेपी प्रबंधन की मनमानी व श्रमिकों समेत कर्मचारियों से रोजगार छीनने के चलते लोगों के सामने विकराल संकट खड़ा हो चुका है और कंपनी प्रबंधन लगातार केंद्र व राज्य सरकार की गाइडलाइन का उल्लंघन करने में आमादा है। इस संबंध में भी संभागायुक्त का ध्यान आकृष्ट किया गया है। अभी आप लोगों ने कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा, किस संबंध में? ये 2 संबंध थे आज हमारे साथ कमिश्नर साहब की चर्चा का। एक तो पूरे देश भर में संयुक्त ट्रेड यूनियनों की ओर से आज विरोध कार्रवाई का आह्वान था कि जो केंद्र की और राज्य की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में मोदी और यहाँ शिवराज सिंह की सरकार, ये पूरे देश भर में जो श्रम कानून थे मजदूरों के हितों के, इन सारे श्रम कानूनों में वो परिवर्तन करके जो है पूंजीपतियों के पक्ष में जो है वो कानून बड़े पैमाने पर बना रही हैं। उन कानूनों को वापस लेने की मांग थी। जो लॉकडाउन के अंतर्गत लोगों को जो है मजदूरों को जो तनख्वाह नहीं मिल रही, उन तनख्वाह को दिए जाने की मांग थी। तीसरी मांग हम लोगों की मुख्य रूप से ये थी कि लॉकडाउन के बाद सारे कारखानों में और क्षेत्रों में जो है उद्योग का संकट पैदा हो गया है। कारखानों से लोगों को छटनी की जा रही है। बड़े पैमाने पर प्रवासी मजदूरों को जो है रोज़गार का संकट है। इन संकटों को हल करने, कारखानों से मजदूरों की छटनी नहीं हो, उनका जो पूर्वज जिस तरीके से रोज़गार था उसी तरीके से रोज़गार बना रहे, लोगों का स्थानांतरण नहीं किया जाए, ये सारी चीज़ों को रोका जाए। इन्हीं मांगों को लेकर आज एक ज्ञापन प्रधानमंत्री और एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम था। दूसरा ज्ञापन जो है हम लोगों ने कमिश्नर साहब से चर्चा की। इस रीवा ज़िले के अंदर सीमेंट का एक जो बड़ा कारखाना है और उद्योग रोज़गार के लिए एक जो यहाँ पर संसाधन है सीमेंट कारखानों का, उस पे बड़े पैमाने पर जेपी सीमेंट फैक्ट्री द्वारा मजदूरों की छटनी की जा रही है, लोगों का स्थानांतरण किया जा रहा है। जो यूनियन के वहाँ पर नेता हैं, जो प्रबंधन द्वारा होने वाले अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, उनके ऊपर दमन किया जा रहा है, उनका सबका स्थानांतरण किया जा रहा है। इस सवाल पर भी हम लोगों ने कमिश्नर साहब से बात की है। आज पूर्व में हम लोगों ने कलेक्टर साहब और सांसद महोदय से भी इस संबंध में हस्तक्षेप का आग्रह किया था, पर अभी तक कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई। तो आज हम लोगों ने कमिश्नर साहब से आकर ये कहा है कि वहाँ पर जो छटनी हो रही, स्थानांतरण हो रहा है, उसको रोका जाए, नहीं तो उस पूरे क्षेत्र में हम लोग एक किसी बड़े आंदोलन की ओर जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी और प्रबंधन की होगी। अभी आप लोगों को क्या आश्वासन मिला? अभी उन्होंने कहा है कि हम इस संबंध में कार्रवाई करते हैं
हाँ, हम देख रहे हैं 1-2 दिन में कार्रवाई नहीं होगी तो अब हम लोगों के सामने जो है हमने सारे जो वैधानिक प्रक्रिया है, कलेक्टर साहब, यहाँ के जनप्रतिनिधि, कमिश्नर साहब, सारे लोगों को जो है इस संबंध में हम सूचित कर चुके हैं। रोजगार हमारा वैधानिक अधिकार है क्योंकि हम पिछले 30 सालों से इन कारखानों में काम कर रहे हैं और अब लॉकडाउन के दौरान जब मजदूर बड़े पैमाने पर संकट में है, 4-4 महीने से उसको सैलरी नहीं मिली है, ऐसी स्थिति में उसका स्थानांतरण किया जाए, उसको रोजगार से बाहर किया जाए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस पूरे क्षेत्र के लिए भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर पूरा प्रतिनिधित्व है। केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर सांसद हैं और राज्य में भी सारे एमएलए जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। और उस ज़िले के अंदर केंद्र और राज्य सरकार के आदेशों का पालन नहीं करे कोई उद्योग, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही दुर्भाग्य का है और ये इस तरीके का प्रबंधन करेगा, अपना रवैया अख्तियार करेगा तो CI2 इसका मुकाबला करेगी। महिलाओं के बारे में आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताएं जो हैं वो पूरे समय काम करती हैं और उनको ना तो कर्मचारी का दर्जा दिया जा रहा है, ना तो उनको न्यूनतम वेतन दिया जा रहा है। तो हमारी मांग है कि सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा कार्यकर्ताओं को नियमित किया जाए और जब तक नहीं करते तब तक न्यूनतम वेतन 25,000 रुपये दिया जाए और पेंशन दी जाए रिटायरमेंट पे, बिना कुछ दिए उनको रिटायर किया जा रहा है। और इसके साथ में जो है अभी तक कोरोना योद्धा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बनाया गया था और 50 लाख रुपए का बीमा था कि अगर उनकी मृत्यु होती है कोरोना से तो 50 लाख दिया जाएगा। लेकिन वो 50 लाख रुपए जो है अब बंद कर दिया गया है, उसको बीमा से हटा दिया गया है। और काम जबकि कार्यकर्ता ही निचले स्तर से करके देती है तब ऊपर तक काम जाता है और ऊपर वालों का नाम होता है और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता का कहीं नाम नहीं आता है। तो ये जो सारा दोगलापन चल रहा है इसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। और 10,000 रुपये की जो घोषणा की थी कार्यकर्ताओं को देने का, वो भी अभी तक एक भी किस्त नहीं दी है, जबकि ये 3 महीने का कोरोना का ये समय निकल गया और चौथा महीना शुरू है। तो हम मांग करते हैं कि उनको जो है वो 10,000 रुपये महीने के हिसाब से वो भी दिया जाए और उनको बीमा में जोड़ा जाए, 50 लाख वाला जो बीमा है उसमें जोड़ा जाए। आगे हमारा फिर 10 तारीख को हम फिर आंदोलन कर रहे हैं पूरे देश के पैमाने पर। स्व सहायता समूहों के माध्यम से उच्च गुणवत्ता के गणवेश तैयार कर छात्रों को वितरित किए जाएंगे, जिसमें उच्च गुणवत्तापूर्ण गणवेश जिले के लगभग 1,85,000 छात्रों को उपलब्ध कराए जाएंगे। इसी संबंध में शुक्रवार को जिला पंचायत सभागार में रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी द्वारा बैठक ली गई, जिसमें जिला पंचायत CEO स्वप्निल जी बानखड़े समेत शिक्षा विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। शासकीय शालाओं में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को स्व सहायता समूह के माध्यम से उच्च गुणवत्तापूर्ण गणवेश उपलब्ध कराए जाने की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश शासन राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा ग्रामीण आजीविका मिशन को सौंपी गई है, जिसकी जिम्मेदारी जिला पंचायत CEO की होगी। जिले भर में तकरीबन 1,85,000 छात्रों को स्व सहायता समूह के माध्यम से गणवेश तैयार कराकर छात्रों को वितरित किया जाएगा। इस व्यवस्था को लेकर DPC सुदामालाल गुप्ता से बात की गई तो उन्होंने इस संबंध में विस्तार से जानकारी दी। गणवेश बच्चों को स्व सहायता समूह के माध्यम से सिलाकर प्रदान की जाएगी। स्व सहायता समूह गणवेश सिलाई करेंगी। NRL जो ग्रामीण आजीविका मिशन है उसके अंतर्गत आने वाली आयान स्व सहायता समूह जो है वर्किंग हैं, वो उनको ऑर्डर होगा और वो जो है गुणवत्तापूर्ण जो है ड्रेस सिलाई करेंगी। और यह सिलाई घर में नहीं होगी, जो भी सहायता समूह होगी एक सेंटर बनेगा, वो सेंटर में सामूहिक रूप से सिलाई होगी और वो ही क्या कहते हैं गणवेश उपलब्ध कराएंगे। ये राज्य स्तर पर ही जिला हेतु एक समिति बना दी गई है कि वो समिति क्वालिटी की जांच करेगी। उस क्वालिटी की जांच करने में कलेक्टर महोदय और मुख्य कार्यपालन जिला अधिकारी रहेंगे, उनका कोई प्रतिनिधि रहेगा, DPC रहेंगे और ग्रामीण आजीविका मिशन के जिला प्रमुख रहेंगे, खादी ग्रामोद्योग का एक जिला स्तर का अधिकारी होगा और पालक शिक्षक संघ के अध्यक्ष और सचिव किसी एक के रहेंगे। परंतु इस बार जो जिले में कलेक्टर महोदय के निर्देश हैं, उनका ये कहना है कि जब मेला लगेगा उस समय भी ब्लॉक स्तरीय एक समिति बनाई जाएगी और वो मेले में निर्धारित करेगी कि ये क्वालिटी ठीक है, इस क्वालिटी के लिया जाए। और जब वो क्वालिटी जो है सप्लाई होगी स्व सहायता समूहों को, कपड़ा सिलने से पहले वो क्या कहते हैं वेरीफाई करेगी कि हाँ ये वही इस क्वालिटी है जो मेले में देखी गई थी या जिसका ऑर्डर स्व सहायता समूह ने दिया है। इससे 2 लाभ होगा, क्वालिटी का भी जो है गड़बड़ी नहीं होगी। दूसरा, बहुत सारे स्कूल उनकी शिकायत होती है कि गुणवत्तापूर्ण गणवेश नहीं मिल रहा है, तो वो भी इसलिए मैं गणवेश नहीं लूँगा।
तो दोनों लोगों की जिम्मेदारी हो जाएगी कि वो उन्होंने जो क्वालिटी फिक्स की है वो क्वालिटी मिल रही है, और अब अच्छी क्वालिटी मिल रही है तो वो लेने के लिए भी बाध्य रहेंगे। आज कलेक्टर महोदय ने स्व सहायता समूह की बैठक में स्पष्ट निर्देश दिया है कि शासन के मापदंडों के अनुसार इस गणवेश वितरण को पवित्रता का काम मानते हुए करें, और गड़बड़ करने वाले को जेल भी जाना पड़ेगा। इस तरह से निर्देश कलेक्टर महोदय ने दिया है। क्या चीज़ें शामिल हैं? गणवेश में बच्चों के लिए 1 से 5 तक के बच्चों के लिए 2 हाफ पैंट, 2 शर्ट, टाई, और बालिकाओं के लिए 2 क्या कहते हैं सलवार, 2 कुर्ता और जैकेट। बड़ी बच्चियों के लिए, छोटी बच्चियों के लिए स्कर्ट और शर्ट। इस बार गणवेश वितरण में 2 मास्क सभी बच्चों को अलग से मिलेगा। बिछिया नदी के दोनों किनारों में लगाए गए पेड़ पूरी तरह से सूख गए हैं। इसी बात को लेकर शिवसेना द्वारा रीवा कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपते हुए भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है और इस मसले की जांच कराए जाने की मांग की गई है। ज्ञापन सौंपने कमिश्नर कार्यालय पहुंचे शिवसेना पदाधिकारियों ने फिर से पेड़ लगाए जाने की मांग की है। साथ ही नगर निगम में कार्यरत युवकों को निरंतर काम दिए जाने सहित नेशनल हाईवे के चारों तरफ भी फलदार पेड़ लगाए जाने की मांग की गई है। इसके अलावा नगर के विभिन्न विकास कार्यों को लेकर भी निगमायुक्त का ध्यान आकृष्ट कराया गया है। हम लोग आज संभागीय कार्यालय रीवा में शिवसेना जिला इकाई द्वारा ज्ञापन लेके आए हुए हैं। हमारी प्रमुख मांगें ये हैं कि रीवा में जो राष्ट्रीय राजमार्ग निकलते हैं, रीवा, जबलपुर, सतना, और जो शहडोल मार्ग है, बड़े बड़े मार्ग यहाँ पे नियमित कुछ न कुछ डेली कुछ गायें काल के गाल में जा रही हैं। तो संभागीय कमिश्नर महोदय से निवेदन है कि उसकी उचित ऐसी व्यवस्था बनाई जाए ताकि इन मरती हुई गायों को बचाया जा सके। रीवा में बिछिया नदी के किनारे जितनी भी रीवा में प्रमुख नदी घाटे हैं, हर तरफ वृक्षों की रोपाई की गई थी, लेकिन वहाँ पर कोई भी वृक्ष आजकल वहाँ पर दिख नहीं रहे हैं। सभी भ्रष्टाचार की भेड़ चढ़ गए हैं। कुछ तो लगाए ही नहीं गए हैं, 1-2 जो कुछ लगे भी हैं वो सब कुछ व्यक्तियों द्वारा उखाड़ के किनारे कर दिए गए हैं। इसकी तत्काल जाँच करवाई जाए और इसमें कार्रवाई की जाए। रीवा मुकुंदपुर मार्ग जो अपना है वो अच्छी चौड़ीकरण रोड की बातें की गई थी रोड बनने टाइम पे, सफारी मार्ग के व्हाइट टाइगर सफारी के नाम पे, लेकिन आज वहाँ पे रोड तो हमको दिखती नहीं है, सिर्फ वहाँ पे गड्ढे दिखते हैं और चौड़ाई तो मान लीजिए ऐसे हो गई है किसी मोहल्ले की कोई गली हो गई हो। इस तरह से रीवा जिले में हर तरफ से अव्यवस्था व्याप्त हुई है। आज आपके रीवा शहडोल जो मार्ग अपना है, प्रमुख मार्ग है, छुइया घाटी में चले जाइए, वहाँ पर चारों तरफ गड्ढे वहाँ पे हैं। लोग वहाँ पे वाहन लेके जाते हैं, पता नहीं उनके कब वाहन नीचे रोड के आ जाए, कोई मालूम नहीं पड़ने वाला है। रोड चारों तरफ खुली हुई गड्ढे हैं। श्रीमान जी से मैंने मांग की है कि इस रीवा शहडोल मार्ग की तत्काल मरम्मत कराई जाए, और मैं तो चाहूँगा कि उसके तलदार एक नया टेंडर निकाला जाए ताकि रीवा शहडोल मार्ग को पूरी तरह से नवीनीकरण किया जा सके। इस तरह से जिले के तहसीलदार पटवारियों को भी साहब से मैंने निवेदन किया है कि वर्तमान टाइम पे रीवा में भूमि विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ये अक्सर जो भूमि विवाद का जड़ होता है पटवारी ही होते हैं। यदि पटवारी और तहसीलदार के पास शासन अंकुश लगा देगा तो निश्चित रूप से उनका विवाद जो निपटारा है वो ज़मीनी स्तर पर ही हो पाएगा और विवाद आगे बढ़ने से बच जाएगा। तो मैं चाहूँगा इससे इस तरह से रीवा में अमन चैन स्थापित होगा और जो कार्य की प्रक्रिया है उसमें सुचारू रूप से न्याय स्थापित होगा और कार्य में अच्छी सुगमता भी आएगी और सफलता मिलेगी। धन्यवाद। निर्मला उपाध्याय, शिवसेना पार्टी जिला प्रमुख महिला इकाई। हमारा आज का जो मुद्दा है वो डीजल पेट्रोल के दामों पे है। ये विगत दिनों में 9 से 10% की महंगाई हो गई है डीजल और पेट्रोल में, जो कि एक सार्वजनिक रूप में होना नहीं चाहिए। और ट्रांसपोर्टेशन का कोई जरिया नहीं है। हम अपने ही व्हीलर से, अपने ही व्हीकल से कहीं जाना है तो जाते हैं, ट्रेवल्स का है जो भी है। कोरोना के महामारी में ये जो डीजल पेट्रोल का 9 से 10% बढ़ना हुआ है वो सबके लिए बहुत ही प्रॉब्लम दे रहा है। छोटी छोटी नीड, छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए लोग परेशान हैं। तो हम सरकार से आग्रह करते हैं कि ये डीजल पेट्रोल के दाम को रिमार्क किया जाए, इस पे ध्यान दिया जाए। और ये जो डीजल पेट्रोल इस तरह से बढ़ रहा है हम उसकी कड़ी निंदा भी करते हैं। प्रधानमंत्री जी के इस काम की हम कड़ी निंदा भी कर रहे हैं, क्योंकि आम पब्लिक इससे बहुत प्रभावित हो रही है। छोटे जो विद्यार्थी हैं उनको कहीं जाना है आना है तो ट्रेवल्स का कोई सुविधा है नहीं है, तो इसलिए। और दूसरा जो मुद्दा है हमारा कि शहर में जिस तरह से दुकानें सुबह से रात 10 बजे तक खोला जा रहा है और रीवा में एक भी कोरोना पेशेंट नहीं थे, लेकिन अब आए दिन एक दो निकल रहे हैं, तो इस पे भी ध्यान दिया जाए। जो बेसिक नीड की चीज़ें हैं उनको कुछ टाइम दिया जाए, कुछ टाइम पे
उनको खोला जाए। बाकी कुछ टाइम तक और लॉकडाउन का समर्थन मैं करती हूँ, बस यही हमारी आग्रह है। चोरी की ऑटो सहित आरोपी को अमैया पुलिस ने 24 घंटे के अंदर किया गिरफ्तार। अमैया थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल व उनकी टीम द्वारा विगत 29 जून को प्रोफेसर कॉलोनी अमैया से चोरी गए ऑटो को आरोपी समेत दस्तयाब कर लिया गया है तथा आरोपी से पूछताछ के बाद उसे जेल भेज दिया गया है। चोरी की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी का नाम राजेश मिश्रा उर्फ पंडित निवासी अमैया, मोहन साकेत उर्फ कल्लू निवासी गल्ला मंडी को शिकायतकर्ता रामकिशन भुजबा की शिकायत पर गिरफ्तार किया गया है। और अब चलने से पहले आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। मंत्रिमंडल विस्तार में रीवा की उपेक्षा से किया जा रहा विरोध, व्यापारी संघ द्वारा काली पट्टी बांधकर मनाया गया काला दिवस। 15 अगस्त का झंडा नहीं फहरा पाएंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। रीवा जिले के विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किए जाने से नाराज पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने जताया आक्रोश। शिक्षा को बढ़ावा देने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान की होगी शुरुआत। और नगर निगम व पीएचई विभाग के अधिकारियों की कलेक्टर ने ली समीक्षा बैठक, कहा पानी की पाइपलाइन को सुरक्षित रखते हुए कराए जाएं निर्माण कार्य। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रीवा दर्शन, दीजिए हमें इजाज़त, नमस्कार।